देखो पिताजी, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले आप अपनी वसीयत बनवा दे। बेटा, तू मुझसे मिलने आया है या किसी और काम से आया है तू गाँव? देखिए पापा, आपने मेरी शादी चंदा से जबरदस्ती करवाई थी। मैं उस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जब इस शादी के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो मैंने मजबूरी में आकर इस शादी के लिए हाँ कह दिया था। हाँ पिताजी, भैया ने तो उसी वक्त कह दिया था कि चंदा भाभी इस घर में सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए आ रही है। इससे ज्यादा भैया से उनका और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बेटा, चंदा के साथ इतना बड़ा अत्याचार मत करो तुम। चंदा को अपना लो बेटा, अपना लो। पिछले 3 सालों से तुम चंदा को यहीं छोड़कर शहर में रह रहे हो। ऐसा मत करो बेटा, बहुत अच्छी लड़की है चंदा। चंदा तुम्हारा जीवन संवार देगी बेटा। नहीं पिताजी, ये बात आपको पहले से मालूम थी कि मैं मोनिका से प्यार करता हूँ और मैं मोनिका से ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मोनिका मुझे बहुत परेशान कर रही है क्योंकि पिछले 5 सालों से वो मेरे साथ रिलेशन में है। वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ। इसलिए पापा, आप चंदा से साफ साफ कह दीजिए कि अब ये जो पति पत्नी वाला खेल है ना, वो खत्म कर दे। आप चंदा को साफ साफ बता दीजिए उसे मैं क्या चाहता हूँ, क्यों मैं उससे दूर रहता हूँ। अरे देवर जी, इतनी जल्दी भी क्या है? एक बार पिताजी का स्वर्गवास हो जाने दीजिए। कम से कम अभी हम लोगों को मुफ्त की नर्स तो मिल गई है, वरना यहाँ रहकर पिताजी की सेवा कौन करेगा? हाँ भैया, बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतनी जल्दी भी क्या है? कम से कम चंदा भाभी यहाँ है तो हमें पिताजी की टेंशन नहीं है। वह पिताजी की देख रेख सब कुछ कर रही है, फिर हमें क्यों इतनी परेशानी? और वैसे भी आप मोनिका से शादी कर भी लोगे तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला? उसका तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वो कहीं तो जा नहीं सकती, यही रहकर वो पापा के बाद मम्मी की भी सेवा करेगी। इसीलिए ना, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए आप। अरे इतनी निर्दयी मत बनो तुम लोग। अरे किसी की मजबूरी का इतना फायदा मत उठाओ, बहुत पाप लगेगा बेटा। ऐसा मत सोचो तुम, ऐसी चंदा बिटिया के साथ ऐसा मत करो। पापा, अबे जबरदस्ती का दबाव मत बनाइए आप मेरे ऊपर। आपने कहा था, मैंने मजबूरी में आपकी बात मान ली, लेकिन मैंने तो उस वक्त ही आपसे कह दिया था कि मैं मोनिका से प्यार करता हूँ। आपने जानबूझकर उस गवार चंदा को मेरे गले में बांधा है, मेरे गले की घंटी बनाई है आपने। चंदा के साथ जो भी हो रहा है वह आपकी वजह से हो रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पिताजी, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा, चंदा को लेकर जाओ बेटा, ऐसा मत करो बेटा, चंदा को लेकर जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं उस गवार को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो सब कुछ आपको खुलकर साफ साफ बता दिया है, फिर भी आप मेरे गले की घंटी क्यों बनाना चाहते हो उस चंदा को? देखिए जी, बेटे के ऊपर जबरदस्ती का दबाव मत बनाइए आप। यदि वो चंदा के साथ नहीं रहना चाहता तो मत रहने दीजिए ना। वैसे भी चंदा हमारी छत्र छाया में रह रही है ना, जैसे वो अब तक रहते आई वैसे आगे भी रह लेगी। आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? अपने सगे बेटे की फिक्र करो, उसकी खुशियों की फिक्र करो। सूरज, तू जा बेटा, तू किसी की चिंता मत कर, तू अपनी जिंदगी जी ले। देखिए माँ, मैं बार बार नहीं आ सकता। अब मुझे तभी बुलाइएगा जब पापा का क्रियाक्रम होना हो। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी जाओ। जब मेरा क्रियाक्रम होना होगा तो तुम लोगों को भी खबर दे देंगे। जाओ तुम लोग। अरे वो चले जाएंगे, आप क्यों कुछ बोल रहे हो? आप आराम करो, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। चलो तुम लोग चलकर थोड़ी देर आराम से बैठकर बात कर लो। हाँ माँ जी, चलिए। सुनिए जी, आप मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे हैं क्या? मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। बाबूजी ने कहा है कि मैं आपके साथ जाऊँ। अच्छा, बाबूजी ने कहा और तुमने मान लिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाई गई थी इस घर में? उससे ज्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे हमारी शादी 7 रस्म रिवाजों के साथ हुई है, 7 फेरों के साथ हुई है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। चंदा, ये बेकार के फिल्मी डायलॉग मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ मेरे बाबूजी ने तुम्हें इस घर में अपनी और माँ की सेवा के लिए लेकर आए थे, ना कि मेरी पत्नी बनाकर लेकर आए थे। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों तुम जबरदस्ती मेरे गले की घंटी बनना चाहती हो? और याद रखना, दोबारा अपने मुंह से ये शब्द कभी मत निकालना कि मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कहा ना कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रिश्ता है कि तुम मेरे माता पिता की सेवा के लिए इस घर में लाई गई थी। सूरज तो चंदा को ठुकराते हुए अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन चंदा के कानों में ये बात बार बार गूंज रही थी कि वो इस घर में सिर्फ उसके माता पिता की सेवा के लिए लाई गई थी, ना कि उसकी पत्नी बनाकर लाई गई थी। चंदा को ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही हो। बार बार यह शब्द उसके दिमाग में आकर हथौड़े मार रहे थे। बेचारी चंदा का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तभी कमरे में चंदा की ननद और जेठानी आती है। अरे भाभी, कब तक ऐसे आंसू बहाती रहोगी? भाई तो सीधा साधा जवाब दे गया कि वह तुम्हें माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ लाया था। देखो भाभी, ज्यादा रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है। भैया ने तो साफ साफ कह दिया ना कि आपको इस घर में वह माँ बाप की सेवा के लिए लेकर आया था, तो जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक यहाँ रहकर आप उनकी सेवा कर लो। उसके बाद तो भैया आपको अपने साथ शहर लेकर ही जाएंगे।
चंदा, कम से कम मुस्कुराते हुए चेहरे से विदा तो कर दो हमें। ऐसे घर में मनुष्यत मत फैलाओ। हम लोग जा रहे हैं। और वैसे भी पति बाहर कमाने ही तो गए हैं ना, वापस लौट कर भी तो घर ही आएगा। और कमाने नहीं जाएगा तो तुम लोगों को क्या खिलाएगा, कैसे पालेगा, ये भी तो सोचो। बेवजह तमाशा कर रही हो चंदा तुम। अगर तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें भी तुम्हारी जेठानी की तरह शहर में ही रहना है तो ये सपना अभी तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि जब तक सास ससुर जिंदा है तब तक तो तुम शहर में नहीं जा सकती देवर जी के साथ। हाँ, उनके जाने के बाद तो चांस बनता है तुम तो जाओगी ना देवर जी के साथ रहने, इसीलिए खुशी खुशी देखो यहाँ रहकर माँ बाबू जी की ना सेवा कर दो तुम। भाई इतना नाटक करने का क्या फायदा, देवर जी तो चले गए, अब तुम अपना गुस्सा किसे दिखा रही हो? अरे भाभी, कम से कम पलट कर देख तो लो। अरे हमको हंसते हंसते विदा तो कर दो आप। चंदा, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है तुमने? अरे भाई, ये क्या रोनी सूरत बना कर रखी है तूने? अरे अब पति कमाने भी नहीं जाएगा तो क्या चुपचाप यहाँ तेरे सामने बैठकर रहेगा? तुझे तो अपने पति को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। वो कमाने गया है, हम सबको कमाएगा तभी तो खिलाएगा ना वो। और नहीं तो क्या माँ जी, इसे समझ में क्यों नहीं आता कि देवर जी तो कमाने ही गए हैं ना, और वो तो जल्दी लौट कर आएंगे। अरे वो गुस्से में बोल जरूर देते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, आएंगे तो अपनी पत्नी के ही पास। ठीक है माँ जी, आपकी लाडली छोटी बहू तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हम लोग जाते हैं, अब हमारी भी ट्रेन का समय हो रहा है। ठीक है, जाओ बेटा, ऐसे ही आते रहना तुम लोग। ठीक है माँ। ये क्या तरीका था चंदा? अरे कितना नाटक किया तूने। तेरी ननद और जेठानी आई हुई थी, लेकिन तू दो शब्द खुशी खुशी उन लोगों से बात तक नहीं करी। अजीब जिद लगाकर बैठी है तू तो कि तुझे पति के साथ जाना है। अरे पूरी जिंदगी उसी के साथ तो रहना है तुझे। अरे कुछ दिन हमारी सेवा कर लेगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? चल चुपचाप उठ, चल कर रसोई में साफ सफाई भी करनी है तुझे, और उसके बाद खाना भी तो बनाना है। अरे तेरे ससुर जी को दलिया चाहिए, वह सुबह से 3 बार खाते हैं, लेकिन आज एक ही बार खाया है उन्होंने। हे भगवान, ये आजकल की बहुएं तो सास ससुर की जैसे सेवा करनी ही नहीं चाहती, ना खुद सेवा करना चाहती है और ना ही अपने पति को सेवा करने देती है। मुंह उठाकर कह देती है कि पति के साथ रहना है, पति के साथ शहर जाकर बसना है। देखिए माँ जी, मैंने अब तक कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार पिताजी ने कहा था मुझसे कि मैं इनसे कहूँ कि मैं इनके साथ शहर जाना चाहती हूँ। चल चुप कर, तेरे पिताजी और तू। अरे उन्होंने कह दिया और तूने मान लिया, उनकी बात मान रही है। अरे अपनी मर्जी से अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सक रहे हैं वो, तो उनकी मर्जी से चल रही है, मेरी मर्जी से चल। ये आजकल की बहुओं को तो पति के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अरे परिवार तो जाए भाड़ में इनकी बला से, बस इन्हें पतियों के साथ रहना है। बेचारी चंदा वही पलंग में बैठे बैठे बहुत देर तक अपनी सास की बड़बड़ाहट सुनते रहती है। असल में चंदा और सूरज की शादी को 3 साल हो चुके थे। चंदा को इस घर के सबसे छोटे बेटे सूरज के लिए ब्याह कर लाया गया था। असल में चंदा के पिता और चंदा के ससुर बचपन के ही घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए चंदा के ससुर ने ही अपने छोटे बेटे के लिए चंदा को पसंद किया था। चंदा के ससुर का गांव में अच्छा खासा रुतबा था। पैसे तो सीमित और पर्याप्त थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से खूब इज्जत कमाई थी। चंदा के ससुर पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के नाम से जाने जाते थे। बहुत इज्जत, नाम और पैसे कमाए चंदा के ससुर ने, लेकिन उनके बच्चों को उनकी जरा भी कद्र नहीं थी। गौरी शंकर जी के बच्चों ने कभी भी उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा। गौरी शंकर जी के बच्चे तो ऐसे ही थे, लेकिन उनकी बड़ी बहू विशाखा भी ऐसी ही थी। वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में जाकर रहती थी, लेकिन समय समय पर रुपए पैसों के लिए वह गांव आया करती थी। विशाखा कभी किसी की इज्जत नहीं करती थी, उसके मुंह में जो आता था वह बोल देती थी। चंदा गौरी शंकर जी के घनिष्ठ मित्र की एक लौती बेटी थी। बेचारी मध्यम वर्गीय परिवार की थी। चंदा जब 16 साल की थी तभी उसके माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद भी उसमें संस्कार पूरे थे, परिवार को परिवार समझकर चलती थी, और उसकी यही आदत तो गौरी शंकर जी को बहुत पसंद आई थी। हालांकि चंदा को इस घर में बहू बनाकर कोई भी नहीं लाना चाहता था, और सूरज तो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। लेकिन गौरी शंकर जी के आगे उनकी बेटे की ना चली थी। गौरी शंकर जी ने यह सोचा कि आज नहीं तो कल उनका बेटा चंदा को अपना लेगा। यह सोचकर उन्होंने चंदा से अपने बेटे की शादी कर दी थी। जब तक गौरी शंकर जी स्वस्थ थे तब तक उनकी इस घर में चलती थी, और उनके सामने कभी कोई चंदा से कुछ नहीं कह पाते थे। लेकिन जैसे ही गौरी शंकर जी को बीमारियों ने घेरा, वह बिस्तर पकड़ लिए, और उनके बिस्तर पकड़ने के बाद इस घर में कोई भी चंदा की इज्जत ना करता था। बेचारी चंदा के ऊपर तो अब तानों की बौछार बहुत तेज हो चुकी थी। बिस्तर पर पड़े पड़े गौरी शंकर जी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होते थे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। अब तो परिवार वालों को मौका मिल चुका था अपनी जुबान खोलने का। बाबूजी, लीजिए चाय पी लीजिए। नहीं बिटिया, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता अब। चंदा बिटिया, इस बिस्तर में पड़े पड़े मैं दिन रात यही सोचता हूँ, यही सोचकर अपने आप को कोसता हूँ कि मैंने अपने बेटे के ऊपर अपनी मर्जी थोप कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा बाबूजी, आप अपने आप को क्यों कोसते हो? यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे माफ कर दे। मेरी एक गलती की वजह से
तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। बाबूजी, इस तरह से आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने कहा ना, ये सब तो तकदीर का खेल है। बाबूजी, मुझे सारी बातें मालूम चल चुकी है। जेठानी जी और ननद जी को लगता है कि मैं शायद ये बात नहीं जानती कि ये मुझसे तलाक चाहते हैं और किसी और से शहर में शादी करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ इसीलिए मुझसे बातें छुपा रहे हैं ताकि मैं नर्स के रूप में आप लोगों की सेवा कर सकूं। लेकिन बाबूजी, इन लोगों को नहीं मालूम, आपकी सेवा करने में मुझे खुशी होती है। आप में मैंने हमेशा अपने पिता को देखा है। क्या एक बेटी अपने पिता की सेवा बोझ के रूप में करेगी? नहीं पिताजी, नहीं। मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपकी सेवा करती हूँ। आपकी सेवा करने से मुझे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मुझे लगता है कि मैं अपने बाबूजी की सेवा कर रही हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली बेटी हूँ। हाँ बिटिया, देखो ना कितनी अजीब विडम्बना है। मेरे अपने बच्चे मेरे सामने ही मेरे मरने के बाद क्या करना है क्या नहीं, इस बात का फैसला कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बिटिया, ये लोग सिर्फ दौलत की वजह से आज मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर मेरे पास एक फुटी कौड़ी ना होना तो ये लोग तो पलटकर मुझे कभी देखेंगे भी नहीं। बाबूजी, मुझे ये बात मालूम है कि किसी और से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जेठानी जी और ननद जी को लगता है कि जैसे मैं इन सब बातों से अनजान हूँ। बाबूजी, मैं ये सब जानते हुए भी यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूँ बाबूजी, कभी आपको किसी चीज के लिए तड़पने तरसने ना दूं। मैं जानती हूँ बाबूजी, मुझे ये कभी नहीं अपनाएंगे और शायद मैं इनके लायक भी नहीं हूँ, लेकिन इस घर में मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ बाबूजी। नहीं तो कब का मैंने इन्हें आजाद कर दिया होता और इस घर से मैं कहीं चली गई होती। बेचारी गौरी शंकर जी बिस्तर में पड़े पड़े चंदा का दुख देखकर और दुखी होते। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता कि उनकी गलती की वजह से चंदा की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मगर गौरी शंकर जी अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना चाहते थे, क्योंकि गौरी शंकर जी को यह पक्का विश्वास हो गया था कि उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा ना ही चंदा को अपनाएगा और ना ही कभी इस घर में उसे रखेगा। उनके जाने के बाद तो बेचारी चंदा बिल्कुल बेसहारा हो जाएगी। इसीलिए उस दिन गौरी शंकर जी ने अपनी बहू चंदा से कहकर अपने किसी मित्र को वहाँ बुलवाया था। लेकिन यह बात तो चंदा को भी नहीं पता थी कि उनके बाबूजी ने अपने दोस्त को वहाँ क्यों बुलवाया है। चंदा से सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही थी कि बेटा, अपना अधिकार कभी मत छोड़ना। जब गौरी शंकर जी अपने दोस्त से बंद कमरे में बात कर रहे थे तो चंदा वहाँ से चली जाती है। मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि बाबूजी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना अधिकार कभी ना छोड़ूं। खैर, चंदा इन बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती और मन से वह अपने ससुर जी की सेवा करती है। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और गौरी शंकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। जब गौरी शंकर जी के बच्चों को मालूम चलता है कि अब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बच्चे वापस गाँव आते हैं और गाँव आकर गौरी शंकर जी का क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इस बार सूरज शहर से अकेले नहीं आया था, बल्कि सूरज मोनिका को भी अपने साथ लेकर आया था। सूरज ने मोनिका की पहचान अपने रिश्तेदारों को अपना दोस्त बताकर किया था। देखो माँ, आपने कहा था कि पिताजी के जाने के बाद मैं मोनिका से शादी कर लूं। अब पिताजी भी नहीं रहे इस दुनिया में, अब मैं मोनिका से शादी करना चाहता हूँ। आप चंदा को बुलाइए, मैं तलाक का पेपर लेकर आया हूँ। वह तलाक के पेपर में साइन कर मुझे आजाद कर दे। ठीक है बेटा, बुलाती हूँ मैं चंदा को। चंदा, चंदा। जी माँ जी। चंदा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। इससे ज्यादा मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। देखो चंदा, मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई नहीं है। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर तुम मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं मोनिका के साथ शादी कर रहा हूँ, इसीलिए इन तलाक के पेपर में तुम साइन कर दो। सूरज की बात सुनकर चंदा हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। वैसे तो चंदा जानती थी कि एक न एक दिन ये तो होना है, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी चंदा को। इसी बीच गौरी शंकर जी के एक मित्र एक वकील के साथ वहाँ आए। अरे भाई साहब, आप? जी नमस्ते भाभी जी। मोनिका, तुम अंदर जाओ। बैठिए ना अंकल जी, खड़े क्यों हैं आप? देखिए भाभी जी, मेरे दोस्त गौरी शंकर ने एक वसीयत बनवाई थी। वसीयत? कैसी वसीयत बनवाई थी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, 1 महीने पहले आप इसीलिए उनके पास आए थे? जी भाभी जी, वकील साहब इसलिए आए हैं ताकि ये वसीयत आप लोगों को वो पढ़कर सुना सके। लेकिन इस वसीयत के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। कहाँ से पता चलेगा? भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद तो आप कभी उनके पास बैठी ही नहीं। एक चंदा के अलावा तो कोई उनसे बात करने उनके पास तक नहीं आता था। ठीक है, पढ़ो। वैसे भी जानती हूँ प्रॉपर्टी तो हम लोगों में ही बंटनी है। वकील साहब ने जैसी वसीयत अपने हाथ में ली, सभी लोगों ने सांस थामे उसे सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि उनके हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। जी सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैं गौरी शंकर
अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ। क्या ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं बेटा, जो तुम्हारे पिता ने वसीयत बनवाई है वही पढ़कर सुना रहे हैं वकील साहब। अपनी प्रॉपर्टी से तीनों बच्चों को मैं बेदखल कर रहा हूँ क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। वही इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा मेरी धर्म पत्नी को और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू को जाएगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जी भाभी जी, जो लिखा है वही कह रहे हैं वकील साहब। मैं अपनी पत्नी को भी आधा हिस्सा नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी का बुढ़ापा दर बदर ठोकरों के साथ कटे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे तीनों बच्चे जिस तरह मेरा मान सम्मान नहीं रखा, जिस तरह मेरी सेवा नहीं की, उसी तरह वो अपनी माँ की भी सेवा नहीं करेंगे। मेरी पत्नी बुढ़ापे में अपने बच्चों पर मोहताज न हो, इसलिए मैं आधा हिस्सा अपनी पत्नी के नाम कर रहा हूँ और आधा हिस्सा अपनी छोटी बहू चंदा के नाम कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वह इस हिस्से की पूर्णतः हकदार है। वसीयत सुनकर सब लोग सदमे में आ गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे प्रॉपर्टी से हमें बेदखल कर सकते हैं पापा? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर, हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ भैया, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे पापा हमें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी में हमारा पूरा अधिकार है, इस चंदा का कोई अधिकार नहीं है। आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। यह वसीयत तो गौरी शंकर जी ने खुद बनवाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत के विरुद्ध आकर आपको आपका हक नहीं दिलवा सकता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। पेपर्स बाद में हमसे ले लीजिएगा, आपको अभी पेपर्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस वसीयत के अनुसार गौरी शंकर जी ने अभी आप लोगों को पेपर देने से साफ मना किया है। चलिए काका जी। ठीक है बिटिया, हमेशा खुश रहना और याद है ना तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था कि अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ना। जी काका जी। देखा माँ, सेवा करने के बहाने यह प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने। इतना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। क्यों रे चंदा, मैं तो तुझे बहुत सीधी सादी भोली भाली समझती थी, लेकिन तू यही बातें करने जाकर बैठती थी सासू जी के पास। कितनी चतुराई दिखाई तूने। अरे उनके बच्चों का हक छीन लिया तूने। देख मैं कहती हूँ सराफत से इनका हक वापस कर दे, तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ चंदा, यह प्रॉपर्टी तुम वापस करो। चंदा, मैं सराफत से कह रहा हूँ, यह प्रॉपर्टी हमें वापस करो। देखो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि तुम यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करना, हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठा लेंगे। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को मैंने गोद नहीं लिया था, जो तुम मुझसे ये बातें कह रहे हो कि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी माँ की सेवा करूँ? और तुम मुझे किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है। पापा जी ने कहा भी था मुझसे कि मैं अपना हक किसी भी शर्त में ना छोड़ूं, और मैं अपना बुरा भला अच्छे से जानती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं। ऐसे तो मैं नहीं होने दूंगी कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हें वापस करूँ। क्यों री, बिना सेवा के मेवा पाना चाहती है तू? अच्छा माँ जी, आपके बच्चों ने तो कभी अपने पिता के मान सम्मान नहीं किया। ये लोग इतने बेशर्म कि उन्हीं के सामने बैठकर उनकी मौत के बारे में बात करते थे। और आप लोगों को क्या लगता है कि उस दिन बंद कमरे में जो बातें हो रही थी, क्या मैंने वो बातें नहीं सुनी थी? तुम लोग मुझे फ्री की नर्स समझ रहे थे। आप लोगों को जिस कोर्ट में जाना है वहाँ जाइए। और रही बात मेरी, तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो मैं आकर तलाक के पेपर में साइन कर दूंगी। चंदा अपनी बात खत्म करके वहाँ से चले गई, लेकिन चंदा के इस रवैये से सब लोग बहुत हैरान रह गए। ये क्या देवर जी, अरे इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो उस गवार चंदा को मिल जाएगा और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्या प्रॉपर्टी में से आप लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा? और सूरज, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा? तुमने अभी अभी सुना ना मोनिका, क्या फैसला सुनाया है वकील साहब ने? देख बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू चंदा को मना ले, उससे माफी मांग ले। अगर तू उसको मनाकर माफी मांग लेगा और उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेगा ना, तो ये प्रॉपर्टी तुझे वापस मिल जाएगी। हाँ देवर जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको ना चंदा को अपने झांसे में फंसा लेना चाहिए, भले उसके बाद आप मोनिका से शादी कर लेना। नो, मैं ये चांस नहीं लूंगी। अगर इनके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं इनसे शादी करके करूंगी ही क्या? वैसे भी इनकी कौन सी सरकारी नौकरी है, ये तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मोनिका, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या मैं रुपए नहीं कमाता? कमाते हो, पर उतना नहीं जितना मुझे ऐसा आराम के लिए चाहिए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर हम शहर में सेटल हो जाएंगे, लेकिन शहर में तो तुम किराए के मकान में रहते हो। मैं किराए के मकान में नहीं रहने वाली, और तुम्हारी पेमेंट इतनी नहीं है कि तुम जल्दी से कोई मकान भी खरीद सको। बाप रे मोनिका, तुम देवर जी को सिर्फ रुपयों के लिए चाह रही थी? और नहीं तो क्या, मैं चंदा की तरह गवार नहीं हूँ जो इनके माँ बाप की सेवा के लिए फ्री फोकट में एक नर्स बनकर उपलब्ध रहूं। मैं इतनी गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ। मैं जा रही हूँ सूरज, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ओ माय गॉड, मैं तो बच गई। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं की थी।
मैं इतने सालों तक इस चंदा के जाल में फंसा रहा। मुझे क्या मालूम था कि ये तो मुझसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए चिपकी हुई है। मैं इसकी वजह से आज तक चंदा को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया और वो चंदा मेरे माँ बाप की यहाँ रहकर सेवा करते रही। हाँ भाई, सच में चंदा भाभी बहुत अच्छी है। मुझे आज समझ में आया कि वह निस्वार्थ माँ बाबूजी की सेवा करते रही, आपको अपना पति मानते रही, अपना पत्नी धर्म निभाते रही। लेकिन हम लोगों ने चंदा भाभी के साथ ठीक नहीं किया। हाँ बेटा, चलो ना, चलकर हम चंदा से माफी मांग लेते हैं। हाँ छोटे, आज के इस मतलबी युग में कोई भी चंदा की तरह निस्वार्थ किसी की सेवा नहीं कर सकता। मुझे भी लगता है कि हमें चंदा से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ भैया, मैं माफी मांगना चाहता हूँ चंदा से। माँ जी, अब मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपकी अलमारी की चाबी आपके तकिए के नीचे रखी हुई है। चंदा, चंदा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। चंदा, चंदा मुझे माफ कर दो। वाह रे मतलबी जमाना। अरे गिरगिट भी इतने जल्दी रंग नहीं बदलता होगा जितने जल्दी तुमने बदल लिया। तुम जैसे स्वार्थी इंसान के साथ अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नहीं भाभी, माफ कर दो, माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो। हम लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। हाँ चंदा, एक बार देवर जी को माफ करो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करो। मतलबी ढोंगी लोग, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चंदा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सारे लोग बस उसे जाता हुआ देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या चंदा ने सही फैसला लिया या फिर उसे अपने पति को माफ करके एक मौका देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।